हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक नए एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, जिसको कुमाऊं यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसे आप लोग यानी कि पॉपुलरली यूसेट के नाम से जानते हैं। तो यूसेट से संबंधित आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे प्रश्न ले करके आए हुए हैं और एमसीक्यू है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है, इसलिए इसको ही लेकर के शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और ये है रिसर्च मेथोलॉजी, यानी कि रिसर्च से संबंधित जितने भी मिश्रित प्रश्न हैं इसमें, तो शोध अभिक्षमता कह सकते हैं। ठीक है, तो शोध अभिक्षमता के अंतर्गत हम इसको लेकर के आए हुए हैं, यानी कि हमको आज जो है ये जो रिसर्च मेथोलॉजी है उसके विषय में एमसीक्यू करने हैं। तो जो है आप लोगों से मैंने जब वीडियो पहला डाला था तो ये मांग की थी कि आप लोगों को यानी कि रिस्पांस ठीक ठाक रहेगा, और आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों से कम कुछ टॉपिक ऐसे जो काफ़ी कठिन है तो करवा दिया जाएगा, लेकिन उतना रिस्पांस रहा नहीं। तो मैंने सोचा कि हम एमसीक्यू तो कम से कम करवा ही देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक उत्तम अनुसंधान उपज होती है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ टर्मोलॉजी मैं इंग्लिश में भी प्रयोग कर दिया करूँगा, जिससे कि इंग्लिश वाले भी इसको समझ सकते हैं। तो उत्तम अनुसंधान जो है, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल जो रिसर्च होता है, ठीक है, उसमें की बात कर रहा है कि किस चीज़ की उपज होती थी। सामूहिक विद्वत्ता की, बिल्कुल सामूहिक विद्वत्ता तो आता नहीं इसमें। एक उत्तम अनुसंधान पुस्तकालय की। ठीक है, देखिए पुस्तकालय से हमें कोई मतलब नहीं होता है, पुस्तकालय से उपज नहीं होती है अनुसंधान की। एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की, और प्रतिभा के स्पर्श की, प्रतिभा के स्पर्श की भी बात नहीं होती। तो हमारा बचा ये, ठीक है, यानी कि जो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है उससे विश्लेषण करके प्रस्तुत किया गया ही अनुसंधान उत्तम अनुसंधान होता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से समझिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनमें से हटाना है। कह रहा है किसी अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर होता है, उससे क्या करना होता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यदि मैं पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा तो आप लोगों को मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि कैसे इसको टालना है या हटाना है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग पेशेंस रखिएगा। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा, इसलिए अन्यथा जो है ना डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करता चला जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसा क्यों होगा। जिन लोगों को आता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिन लोगों को आता है वो लोग क्या करिए, वो स्पीड बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है, अभी नए नए हैं या ये पहली बार दे रहे हैं और गंभीर हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है इसी मेथड का प्रयोग करें। फिर देखिए कैसे क्वेश्चन नहीं आता, यानी ना पढ़ा हुआ उत्तर भी आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। किसी अनुसंधान के अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र की हर बात की जानकारी होनी चाहिए, और उसे बारीकियों यदि कोई हो को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसे जानने की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल यहीं से गलत हो गया ये। कतिपय विशिष्ट उप क्षेत्रों में न्यून से न्यून के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल हमारा उत्तर सही हो सकता है। किसी बात को आंख बंद करके नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक कि उसके मन में अचानक कोई स्फूर्ति ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि इतना इंतजार नहीं करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, हमारा बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि छोटी सी छोटी जानकारी उस विषय में होनी चाहिए। परिवार के आकार, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रैक्टिकल आ गया। परिवार के आकार तथा उसकी आय के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को निम्नलिखित विभिन्न आय वर्गों में बांटता है, यानी आय वर्ग के आधार पर अध्ययन कर रहा है, और फिर हर
वर्ग से एक यादृच्छिक नमूना लेता है, यानी कि एक क्या करता है, सैंपल लेता है, तो सैंपलिंग का बात याद आएगी। यह नमूना चयन की कौन सी विधि है? ठीक है, यादृच्छिक नमूना चयन, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना, समूह नमूना और सुव्यवस्थित नमूना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें पहले बता दिया कि पहले क्या कर रहा है, वो बांट रहा है, जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांटा, और आय वर्ग में बांटने के बाद तब क्या करता है, सिलेक्शन करता है। ठीक है, इसका मतलब है पहले उसने क्या किया, स्तरीकरण किया, स्तरीकरण करने के बाद फिर क्या करता है, नमूना लेता है, तो क्या हो जाएगा, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना। ठीक है, तो सैंपलिंग तो कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन सैंपलिंग उसने क्या किया, स्टेज के आधार पर किया। साधारणतया एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, 4 चरण वैसे 8 चरण माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 4 चरण में पूरा मान लिया जाता है। ये दिए गए हैं, योजना बनाना, निष्कर्षों का निर्वचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना और अपने प्रेक्षणों का विश्लेषण करना। देखिए, सबसे पहला तो उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। ठीक है, तो उद्देश्य का निर्धारण करना, इसका मतलब है कि हमें इसमें तीसरा पहले स्थान पर लेना है, तो या तो हमारा क्या हो गया, पहला हो गया यानी ए हो गया, तो डी, यानी कि ये तो वैसे कट गए। क्लियर, इसके बाद है, अब उसके बाद जब यानी कि हम दूसरा लेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रेक्षण की योजना बनाना, अर्थात कि उसके लिए हमें प्रेक्षण यानी कि किस प्रकार से करना है, तो ये योजना बनाने क्या हो, दूसरा हो जाएगा। तो अब यहीं पर सीधा सीधा आ गया, इनमें नहीं आता आपको तो कम से कम 2 निर्धारित के लिए, उद्देश्य निर्धारित करना नंबर 1 हो गया, और सबसे अंत में क्या होगा, प्रेक्षणों का विश्लेषण करना या निष्कर्षों का निर्वचन करना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये सबसे चौथा आएगा, तो ये हो गया। तो चौथा हमारा जो है वो ये इनमें दोनों में ही है। अब इसके बाद एक का निर्धारण, यानी कि प्रेक्षणों का पहले विश्लेषण किया जाएगा या निष्कर्षण यानी कि निष्कर्षों का निर्वचन किया जाएगा। तो यानी कि निर्वचन करना हमारा क्या है, यही लक्ष्य है, ये अंतिम हो जाएगा, प्रेक्षण का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। और इससे एक प्रश्न जरूर पूछता है, घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनमें से कौन सा, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, कोई सा भी अनुसंधान नहीं, कह रहा है घटना की तथ्यात्मक जानकारी लेने के लिए। ठीक है, कौन सा अनुसंधान क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो तथ्यात्मक क्या होता है, ये वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है, ये नहीं है, अन्वेषण नहीं है ना प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद है, इनमें से कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है। ठीक है, तो लचीला इसमें से कौन सा नहीं होता है, देखिए, अन्वेषण बिल्कुल भी ऊपर नीचे हो जाता है, वर्णनात्मक भी ऊपर नीचे हो जाता है। अब ये कोई सा भी तो नहीं, कोई ना तो कोई होगा, लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान लचीला नहीं होता, प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, कठोर का मतलब ये है कि आप जब प्रयोग करेंगे तो जो आपको निष्कर्ष निकलेगा वही आपको उत्तर देना है। ठीक है, वर्णनात्मक में और जो है ना अन्वेषणात्मक में कुछ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया प्रयोगात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है क्या, नियमों का निर्माण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, ए बी दोनों या ए व बी दोनों नहीं। तो वर्णनात्मक अनुसंधान की बात कर रहा है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी अनुसंधान किया जाए उसमें सबसे पहले उद्देश्य का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। नियमों का निर्माण जो है ना वो तो बहुत बाद में है, यानी सबसे अंत में आता है। अनुसूची विधि में अनुसंधान करता जाता है। ठीक है, अनुसूची नगरों में, ग्रामों में, उत्तरदाता के पास, इच्छा अनुसार कहीं भी, वो उत्तरदाता के पास जाता है, अनुसूची बनाता है, प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए वो क्या करता है, उत्तरदाता के पास जाता है। ठीक है, और जो डाक से प्रेषित करने वाली होती है वो डाक से प्रेषित कर देता है। अनुसूची विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्तरदाता से मित्रता रखना, उत्तरदाता से सहानुभूति प्राप्त करना, उत्तरदाता से सही सूचना प्राप्त करना। अब यही है, ठीक है, उत्तरदाता से सही सूचना प्राप्त करना, ये अनुसूची का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा। ये तो साक्षात्कार विधि में आता है ना। ठीक है, अगला है, अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो क्या हो, अस्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सरल हो, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करें। ठीक है, बिल्कुल, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करने वाला यदि कोई प्रश्न होगा तो कोई व्यक्ति उसका उत्तर नहीं देगा,
तो अनुसूची सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ये सब सही है, लेकिन गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति के पर्सनल जो यानी कि उसकी बातें हैं उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। सैंपल, ठीक है, तो सैंपल को इंग्लिश में भी सैंपलिंग बोला जाता है। सैंपलिंग का चुनाव करते समय, ठीक है, सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए, ठीक है, यानी कि जब चुनाव किया जाता है तो उसमें जो कुशल नेता हों, बिल्कुल नहीं, जो कुशल प्रशासक हों, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सकें, या जो कानून के ज्ञाता हों। देखिए, जो एक विषय पर कहीं पर भी क्या होते हैं, एक तरह झुकाव होता है, वो हमारे क्या नहीं हो सकते हैं, सैंपल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो वह हमारा प्रतिचयन नहीं हो सकता। जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके वो होंगे। सही प्रतिनिधित्व का मतलब है कुछ ऐसे व्यक्तियों को लिया जाए जो क्या हों, गरीब हों, कुछ ऐसे व्यक्तियों को लिया जाए जो पढ़े लिखे हों, कुछ ऐसे व्यक्तियों को लिखा जाए जो अनपढ़ हों, ठीक है। तो अब जो आधार निर्धारित किया जाएगा वैसे हमें सैंपलिंग यानी कि चुनना होता है। इसके बाद है, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी उत्तर, यानी कि जो है प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता जो है वो उस व्यक्ति को ये बताता है कि तुम जो प्रश्न यानी उत्तर भेजोगे गोपनीय रखे जाएंगे, उसके मित्रों को बता दिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, परिवार के सदस्यों को बताए जाएंगे, बिल्कुल नहीं, वापस भेजे जाएंगे, ये भी नहीं, ये विश्वास दिलाना होता है कि गोपनीय रखे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है, अवलोकन की विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा है। अवलोकन का मतलब है जब कोई अनुसंधान करता क्या होता है, खुद जाता है वहाँ उपस्थित होता है और देखता है। जैसे कि यानी हम उत्तराखंड के कहीं भी किसी जगह ऐसी जाएं जहाँ पर लोक संगीत का हमें रिसर्च करना हो, तो हम उसकी यानी लोक संगीत जहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है, हमें वहाँ पर जाना पड़ता है और जा करके खुद देखते हैं या उसका खुद भाग होते हैं, या लोगों से वहाँ पर यानी बैठ करके बात करके और उसके लिए अनुसंधान एकत्र करते हैं। तो इसमें है, विश्वसनीयता के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है, कर्ता की तटस्थता, कर्ता का पक्षपात, कर्ता की उदासीनता और कर्ता की मूर्खता, ठीक है। ये बहुत यानी कि सोच समझ करके क्या है यानी कि वो होना चाहिए। इसमें विश्व यानी कि अवलोकन की विश्वसनीयता की मुख्य बाधा ये है कि कर्ता जो है ना उदासीन नहीं रह सकता, ठीक है, यहीं पर यदि उदासीन रह जाएगा, ठीक है, तभी अच्छा जो है ना सैंपलिंग होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है, अवलोकनकर्ता का सहभागी अवलोकन, यानी कि अवलोकनकर्ता उसमें खुद सम्मिलित हो जाए, यानी कि वो यदि उसका संगीत का अनुसंधान कर रहा है तो खुद गाना गाना शुरू कर दे उनके साथ मिलकर के, उसे होते हैं सहभागी अवलोकन। और असहभागी अवलोकन का मतलब दूर बैठ करके करता हो। तो अवलोकन में समूह के सदस्यों के साथ घुल मिल करके रहना चाहिए, ठीक है, यह विचार है किसका, अमेरिकन समाजशास्त्रियों का, भारतीय समाजशास्त्रियों का, फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों का, या किसी का नहीं, ठीक है। तो ये किसका है, ये भारतीय समाजशास्त्रियों का है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है, ठीक है। हाई लेवल रिसर्च क्या होता है, कहाँ से आरंभ होता है, मौलिक विचार से, योजना और अध्ययन की तैयारी से, संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से, अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से। अच्छा जो अनुसंधान है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, योजना और अध्ययन की तैयारी से, यहाँ से शुरुआत होता है। इसके बाद है, शोधकर्ता के मुख्य गुण क्या है, शोधकर्ता के मुख्य गुण क्या होने चाहिए, अब पढ़ लीजिए अपने आप पता चल जाएगा। विवेकशील, विविध कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान, मन की चंचलता बिल्कुल नहीं, तुरंत काट दीजिए। उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की उपेक्षा, ठीक है। देखिए, उत्तरदाता की उपेक्षा करने वाला कभी भी अच्छा अनुसंधानकर्ता नहीं हो सकता है। और ये से भी है मतभेद, ये तो सब गलत हैं। इसमें है यानी साधनों की उपेक्षा, जो साधनों की उपेक्षा करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कभी रिसर्च करेगा क्या। अब ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, यदि क्वेश्चन को समझें ना, आप कभी भी ना पढ़े हों, लेकिन यदि ध्यान से समझे तो अपने आप उत्तर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर। इसके बाद अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की उपयुक्तता से, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से, अनुसंधान की गहराइयों से, अनुसंधानकर्ता के अनुभव से, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है ना अनुसंधान की गुणवत्ता,
अनुसंधान की उपयुक्तता नहीं, जितने अनुसंधान होते हैं वो उपयोगी ही होते हैं। अनुसंधान की गहराई से भी नहीं, अनुसंधानकर्ता के अनुभव से भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह है विधि कौन सी प्रयोग की गई, उपयुक्त विधि प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। मिश्रित प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है, यानी एक ऐसी प्रश्नावली बनाई जाती है जिसमें कि कई तरीके के प्रश्न होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न होते हैं, बस उनके आधार पर क्या करता है अनुसंधानकर्ता, उत्तर चाहता है। केवल एक प्रणाली, केवल दो प्रणाली, एक से अधिक प्रणाली, कोई प्रणाली नहीं। ठीक है। तो इसमें यह है मिश्रित प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्या प्रयोग करता है। ठीक है। तो ये प्रयोग करता है दो प्रणालियों का। यदि अधिक प्रणालियों का प्रयोग कर देगा तो क्या चीज कर जाएगा, वो उत्तरदाता घूम जाएगा और सही से उत्तर दे नहीं पाएगा। तो ना तो एक प्रणाली होगी और ना तो अधिक प्रणाली होगी, तो क्या हो जाएगी, दो प्रणालियों का प्रयोग करता है। जब जनसंख्या निश्चित हो तो निम्न में से कौन सी नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नमूना का मतलब है सैंपलिंग। ठीक है। तो कौन सी, क्षेत्र नमूना चयन, उद्देश्यात्मक नमूना चयन, रीतिबद्ध नमूना चयन, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है। कह रहा है जब जनसंख्या सीमित है, ठीक है, तो सीमित होने पर इसमें क्या करते हैं हम, रीतिबद्ध नमूना चयन को लेते हैं। देखिए क्षेत्र तो है ही नहीं, एक क्षेत्र निश्चित हो गया, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तो हमारा इसमें प्रयोग ही नहीं होता। इसके बाद है अनुसंधान की वैधता, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, असंगत घटकों को दूर करके, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुन करके, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं। ठीक है। तो देखिए अनुसंधान की वैधता को बिल्कुल असंगत जो है ना, एक्सटेनियस जो यानी घटक होते हैं उन्हें दूर करके भी किया जा सकता है, और सही प्रतिनिधित्व देने का ये किया जा सकता है। तो क्या है, ये दोनों है। इसके बाद है फील्ड यानी क्षेत्र, अध्ययन संबंधित है, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, खुद जाता है वहाँ पर। वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से, वो प्रयोगशाला स्थिति से कोई नहीं, तो इसमें है नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या है, फील्ड जब जाएगा तो खुद जा करके वहाँ पर पता करेगा। तो ये वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों तो प्रयोगशाला में की जाती है। ठीक है। चलिए इसके बाद है शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं। शोध स्वयं एक आनंद है, समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है, ये भी सही है। शोध शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये शिक्षण में सुधार में क्या करता है, गुणवत्ता लेकर के आता है। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, एक शोध स्वयं में आनंद नहीं है बल्कि शोध को आनंदमय शोधकर्ता बनाता है। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ये गलत है। शोध आनंदमय होता तो सब लोग शोध कर लेते। निम्न में से कौन सा कथन ज्यादा सही है, शिक्षक अन्य कुछ न करके सिर्फ अच्छा पढ़ाए, शिक्षक पढ़ाए और शोध कार्य भी करे। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तथा शोध कार्य करना चाहिए, परंतु शोध की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक पढ़ाए और शोध करे परंतु शोध पर शिक्षण की अपेक्षा अधिक ध्यान दे। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अधिक ध्यान दोनों में से किसी में नहीं दिया जाना है। शिक्षक अन्य कुछ कार्य न करे, ये भी गलत है। उसे क्या करना है, शोध भी करना है और भी पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है। तो दोनों चीजें करनी चाहिए। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक कोरिलेशन का उदाहरण है। ठीक है। कोरिलेशन ये जो है यानी कि सैंपलिंग वगैरह के लिए जब हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना उनके लिए अध्ययन सामग्री का यानी अध्ययन को विश्लेषण का काम करता है। ठीक है। तो सहसंबंध इसको बोलते हैं। इनमें से कौन सा ऋणात्मक कोरिलेशन का उदाहरण है, जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी, होता है। ठीक है। ये क्या यानी कि ऋणात्मक कोरिलेशन है। इसके बाद मंद बुद्धि का मतलब है कि स्कूल में खराब प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसका मतलब नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक ही चीज बता रहा है। ठीक है। खराब कार्य दशा उत्पादन को घटाती है, ये बिल्कुल सही है। खराब कार्यदशा उत्पादन को घटाती है, अच्छी कार्यदशा उत्पादन को बढ़ाती है। तो ये क्या है, धनात्मक यानी संबंध है, सहसंबंध है। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी,
ठीक है, ये क्या है, ये ऋणात्मक जो है ना, यही वाला ऋणात्मक कोरिलेशन का उदाहरण है। इसके बाद अगला है 9 के बच्चे 7 साल के बच्चे की अपेक्षा लंबे होते हैं, यह कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो ये किस चीज़ का कहने का मतलब उदाहरण है? सीधा अध्ययन यानी कि वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शन बिल्कुल गलत है, केस अध्ययन नहीं, कोई आधार नहीं है, प्रयोगात्मक अध्ययन ये भी गलत है, बिल्कुल सीधा है, देख करके यानी वर्टिकल जो यानी स्टडी है उस पर क्या है, ये आधारित है। इस वजह कौन सा सही नहीं है? एक अनुसंधानकर्ता की अपेक्षा की जाती है कि वह बहुपठित व्यक्ति हो। ठीक है, अब बहुपठित व्यक्ति हो का मतलब है बहुत विद्वान हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही भी क्या चीज़ है, यही गलत, यानी कि इनमें से सही नहीं है, यही सही नहीं होगा। उसे बहुपठित नहीं होना चाहिए, मतलब जानकार होना चाहिए। अब फिर आगे देख लीजिए, एक अनुसंधान से दूसरे अनुसंधान का जन्म होता है, बिल्कुल सही है। सभी अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान में योगदान करते हैं, बिल्कुल होता है। एक अच्छा अनुसंधानकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है, बिल्कुल जो है ना सही है, खराब व्यक्ति नहीं होगा वो। चलिए, इसके बाद है अगला है अनुसंधान की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? उच्च तकनीक के उपयोग पर, उपलब्ध सुविधाओं पर, शोध प्रविधि में प्रशिक्षण पर, अनुसंधानकर्ता के समर्पण पर। ठीक है, अब देखिए जो उच्च तकनीकी वगैरह और ये सभी चीज़ें हैं, यानी उच्च तकनीक का यदि अच्छी तरीके से प्रयोग कर लिया जाए, सुविधाओं का भी खूब भंडार लगा हो, प्रविधियां भी अच्छा हो, लेकिन अनुसंधानकर्ता सही से मन लगा करके शोध न करे तो क्या नहीं होगा, यानी कि गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण ही होगा अनुसंधानकर्ता के समर्पण पर। ठीक है, जब अनुसंधानकर्ता कुछ ही सीमा तक समूह के सदस्यों में भाग लेता है तो वह अवलोकन करता है। क्या? कुछ ही सीमा तक कह रहा है ना, कुछ ही सीमा तक, संपूर्ण नहीं। तो असहभागी, सहभागी, अर्ध सहभागी और नियंत्रित। अब आपको दो में से चुनना है, ना तो असहभागी है बाहर बैठा रहे, सहभागी का मतलब पूरा सम्मिलित हो जाए। अब अर्ध सहभागी और नियंत्रित दोनों में से क्या करना है, ठीक है, आपको चुनना है। तो जब कुछ ही सीमा तक होता है तो क्या होता है, अर्ध सहभागी जो है अवलोकन होता है। क्लियर? इसके बाद अगला है नियंत्रित का मतलब कभी हो कभी ना हो। ठीक है, यदि उत्तरदाता प्रश्ननिश्चित हो तो उत्तर प्राप्ति में सफलता मिलती है, उत्तर की प्राप्ति संभव नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी उत्तरदाता प्रश्नचित हो तो क्या उत्तर नहीं देगा? क्या अनुसंधानकर्ता प्रसन्न रहता है? अनुसंधान में बाधा पड़ती है, तो प्रसन्नचित होने पर बाधा तो पड़ेगी नहीं। अब अनुसंधान क्यों प्रसन्न रहेगा भाई अनुसंधानकर्ता? ये गलत है। तो उत्तर प्राप्ति में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजता है। कौन लिखकर भेजता है? उत्तरदाता का भाई नहीं, अनुसंधानकर्ता नहीं, कोई नहीं, बल्कि उत्तरदाता। मैंने बताया ना, यानी कि आपको यानी कि या तो आप खुद जाइए प्रश्नावली लेकर के, या तो यानी जो है ना उसको पास प्रश्नावली भेज दीजिए डाक के द्वारा, और वो लिख करके उत्तर आपको उसे प्रेषित कर देगा। इसके बाद है जब बड़ी रैली को देखकर यह कहा गया कि जनता दल अगला चुनाव जीत जाएगा, यह अनुमान आधारित है। मतलब किसी दल के लिए प्रोडिक्शन किया गया, किस पर? यादृच्छिक नमूना चयन पर, समूह नमूना चयन पर, रीतिबद्ध नमूना चयन पर, या उद्देश्यात्मक नमूना चयन पर। ठीक है, इसमें ये उद्देश्यात्मक और रीतिबद्ध तो होगा नहीं, यादृच्छिक यानी एकाएक नहीं हुआ, तो क्या हो गया, समूह नमूना चयन। यानी समूह देखा गया ना, बड़ी रैली देखी गई, तो समूह देख लिया, तो इसका मतलब है क्या कि ये समूह जितना रैली में निकल करके जा रहा है वो जनता दल को वोट करेगा तो वो जीतेगा। ठीक है, यदि आप किसी बड़े नमूने पर प्रयोग कर रहे हैं तो आप विचलन नियंत्रण को कौन सा तरीका अपनाएंगे? ठीक है, तो जोड़ा मिलाना का, यादृच्छिकरण का, अलग हटाना तथा जोड़ा मिलाना दोनों, या विलोपन का। कह रहा है बड़े नमूने की बात कर रहे हैं, जब नमूने काफ़ी ज़्यादा हों, ठीक है, यानी सैंपल्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा हों, तो उसके लिए जो है ना, यानी कि हम कैसे उनमें से नमूने जो है वो चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए
इसके लिए प्रयोग करते हैं यादृच्छिक, जोड़ा मिलाना नहीं, ना अलग हटाना होता है। हम फिर क्या करते हैं, रेंडमली क्या करते हैं, चुनते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधानों में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है? ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है, या इनमें से सभी। कह रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधानों की बात कर रहा है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधानों में जो स्वतंत्र विचलन का दूसरा नाम है वो क्या है? ट्रीटमेंट विचलन। ये भी है, प्रयोगात्मक विचलन तो है ही है क्योंकि प्रयोगात्मक है अनुसंधान। मैनिपुलेटेड वेरिएबल तो कौन सा हो गया? सभी हो गए। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन में से किस प्रकार भिन्न है? यानी इतिहास में जब अनुसंधान किए जाते हैं इतिहास के आधार पर तो ऐतिहासिक अनुसंधान कहे जाते हैं। तो इसमें पुनरावृत्ति में, प्राकल्पना संरचना में, प्राकल्पना आंकने में, या उपरोक्त सभी में। तो इसमें कह रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान प्रयोगात्मक अध्ययन। अब प्रयोगात्मक में क्या होगा? पुनरावृत्ति होगी, बिल्कुल होगी। प्राकल्पना संरचना, बिल्कुल प्राकल्पना हाइपोथेसिस संरचना में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्राकल्पना को आंकने में बिल्कुल किया जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्यों? कह रहा है कि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है, क्योंकि अध्ययनों की यदि हम पुनरावृत्ति करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो नकल होगा उससे क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हम दोबारा फिर उसी को कर दें, इसकी जो है ना यानी संभावना कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देती है, बिल्कुल सही है। यह शोधकर्ता की गैर तार्किक निष्कर्ष न निकालने में सहायता करती है, ठीक है। यानी कि तार्किक निष्कर्ष निकालने में क्या करती है? मदद करती है। ये क्या है? ये सभी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? ओके, वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान वाला। तो इसमें कह रहा है कि बताना है हमको विशेषता कौन सी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये सही है। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी और एकाग्र होता है, ये भी सही है। वह अपने चुने गए क्षेत्र में अपनी निजी राय व विश्वास नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार करता है, ये भी सही है। क्योंकि अपनी निजी राय तो उसकी कुछ होती नहीं शोध में, उसकी रुचि तथा योग्यताओं में एक रूपता होती। देखिए, रुचि और योग्यता में एक रूपता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो बिल्कुल यही है क्वेश्चन। यानी कि आप रिसर्च मेथोलॉजी जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो है आपको उन प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी जो प्रश्न क्या होंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होंगे। हाँ, जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका ये वाला फैक्ट फिट है, ठीक है, आप सोच करके उत्तर नहीं दे सकते हैं तो वही गलत हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत है। अन्यथा जनरली आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं आप लोग, तो प्लीज़ जो है आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की जानकारी वगैरह हम लोग एकत्र करते रहते हैं, आप लोगों को प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ गुणों की सूची दी गई है। उपरोक्त गुणों में कौन से गुण आप शोध वैज्ञानिक के लिए आवश्यक मानते हैं? ओके, अवलोकन की तीक्ष्णता, अनवरतता, उद्योग, आस्था, तार्किकता, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें यानी कि होना कौन कौन सा चाहिए। इसमें पहला है कि अवलोकन की तीक्ष्णता तो होनी चाहिए। अनवरतता यानी कि रुक रुक करके अनुसंधान करने वाला नहीं होना चाहिए। उद्योग भी होना चाहिए। उद्योग का मतलब है उद्योग लगाना नहीं, यहीं पर चूक हो जाएगी। उद्योग का मतलब कार्यशील, मेहनती, ठीक है, इतना हो गया। अब तार्किकता तो होनी चाहिए। अब इसमें से कुल मिलाकर के कितने हैं? 4 हैं चुनने। तो 4 चुनने का मतलब क्या हुआ? आस्था कोई ज़रूरी नहीं है। इस अनुसंधान में आस्था नहीं चलता, अनुसंधान में तर्क चलता है, ठीक है। तो हमारा हो गया 1 2 3 और 5। तो 1 2 3 5 किसमें? सी में है। ये उत्तर हो जाएगा। आस्था अनुसंधान में नहीं चलता है, आस्था धर्म में चलता है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न की शोधकर्ता अपनी समस्या के लिए सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग करना चाहता है, उसे देखना है। यानी कि वो कौन सी सांख्यिकी तकनीकी अपने अनुसंधान के लिए प्रस्तुत करे, इस बात का कैसे जो है ना, यानी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आंकड़े निर्धारित कर लिए गए हैं, क्या उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक उपलब्ध है, क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है, क्या उपयोगी अनुमान निकाले जा सकते हैं। अब फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यानी ये चारों सही हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने एक एक स्तर पर अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के लिए सांख्यिकी तकनीकी प्रयोग करना चाहता है। ठीक है, तो सांख्यिकी तकनीकी प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जरूरत है आंकड़ों का एकत्रीकरण। यदि आंकड़े एकत्र नहीं है तो बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उसको देखना है कि आंकड़े निर्धारित कर लिए गए हैं अथवा नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो बाद में खोजेगा ना उपयुक्त तकनीकी। ठीक है, और जो है ना, यानी कि आंकड़े यदि एकत्रित हैं तो उनका विश्लेषण है हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर है उपयोगी, यानी कि निकाले जा सकते हैं नहीं निकाले जा सकते, ये तो सब बाद में आएंगे। इसके बाद है जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो यह विधि कहलाती है। देखिए, संपूर्ण इकाई को अध्ययन के रूप में ले लेता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, इसमें व्यक्ति चयन नहीं, नगर चयन नहीं, गांव चयन नहीं, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसे यानी कि यह विधि कहलाती है समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, क्योंकि पूरा समूह ले रहा है, नगर कोई समूह नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इकाई अध्ययन। इकाई के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को परिचय करना पड़ता है, किससे, व्यक्तियों से का, इकाई की समस्या का, नागरिकों के चरित्र का, सहयोगियों के स्वभाव का। इकाई का मतलब है कि जो जिस यूनिट पर वो क्या हो रहा है, जा रहा है वहाँ पर, यानी अनुसंधान करने के लिए। ठीक है, तो इकाई का उसने जो चयन कर लिया है कि मुझे इस पर शोध करना है, तो उन लोगों में जा करके यानी कि किस पर, यानी कि अनुसंधानकर्ता को परिचय करना पड़ता है। तो किनसे करता है वो, इकाई की सबसे पहले किससे करता है, समस्या, क्योंकि वही तो समस्या है जिस पर उसको अध्ययन करना है। व्यक्तियों का जो है ना परिचय नहीं करना पड़ता, इकाई की समस्या जो चाहिए, यानी कि गरीबी पर कर रहा है, शिक्षा पर कर रहा है, महिला शिक्षा पर कर रहा है, बालिका शिक्षा पर कर रहा है, तो बालिकाओं को तो सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब वो ये देखना चाहता है कि यानी कि उसमें सभी पढ़ी पढ़ी हैं कि या बिना पढ़े लिखे हैं। ठीक है, या कुछ कम पढ़ी हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ी हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें यानी कि निर्भर करता है। अगला, समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का नाम है। यानी कि संपूर्ण में से कुछ को सैंपल कर लिया जाए, कुछ को चुन लिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, तुलनात्मक पद्धति, समाजमिति पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या निर्देशन पद्धति। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि कुछ देखिए लिखा हुआ यहाँ पर प्रतिनिधि इकाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशात्मक पद्धति। यानी कि कुछ प्रतिनिधियों को लेकर के, इकाइयों को लेकर के अध्ययन कर लिया जाए, उसे निर्देशात्मक प्रतिनिधि यानी कि वो जो है अध्ययन कहा जाता है। निर्देश पद्धति में आवश्यक है कि इकाइयाँ क्या हों, समग्र से बिल्कुल अलग हों। जब समग्र से जो यानी कि इकाइयाँ अलग हो जाएंगी, ठीक है, तो अध्ययन किसका करेंगे, इकाइयों का समग्र से चयन ना किया हो, ये भी गलत है। अरे भाई, हम जब अनुसंधान कर रहे हैं तो समग्र में से ही इकाइयों का चयन करेंगे ना। इकाइयाँ समग्र का ठीक से प्रतिनिधित्व करती हैं, सबसे बड़ी यानी कि यही होना चाहिए, इकाइयाँ समग्र के अधीन हो नहीं, प्रतिनिधित्व करती हो। जैसे अभी मैंने बताया उदाहरण में कि यदि आपको महिला शिक्षा पर बात करनी है तो आप ऐसे ऐसे लोगों को सबको लीजिए जो यानी शिक्षा भी, शिक्षित भी हैं, अशिक्षित भी हैं। ठीक है, 10वीं तक पास हैं, 5वीं तक पास हैं, ग्रेजुएशन की हुई हैं, 12वीं की हुई हैं, 10वीं की हुई हैं, उनको सबको अलग अलग यानी कि रखना पड़ेगा। तब आपको यह पता चलेगा कि 100 में से यानी कि कितने लोग जो है वो 10वीं पास हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, तो उससे आप अध्ययन निकाल पाएंगे ना। तो ये अधीन तो होती हैं लेकिन उतना अधीन नहीं कि जो है इकाइयाँ उनका प्रतिनिधित्व कर सकें।
निम्नलिखित में से क्षेत्र अवलोकन के चरणों में चयन करें। क्षेत्र अवलोकन का मतलब है आप ज्योग्राफी का अध्ययन करने जा रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करने। इतिहास का अध्ययन आपको लाल किला के लिए करने जाना है, तो आप लाल किला जा करके कैसे उसका अध्ययन करके आएंगे, इसके चरण बताने हैं आपको, ठीक है। यानी क्षेत्र अवलोकन का चरण बताना है। आपको गढ़वाल के किसी क्षेत्र में जाना है, वहाँ पर आप कैसे करेंगे। घटना चयन, योजना निर्माण, सूचनाओं का संकलन, उत्तरदाता से पूछना, अनुसंधानकर्ता से संपर्क, उत्तरों की समीक्षा, प्रश्नावली का निर्माण, प्रश्नावली का चयन, उत्तर का संकलन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो है इसमें आप जब क्षेत्र अवलोकन में जाते हैं तो क्षेत्र अवलोकन में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता कि आप घटना का चयन करें, क्योंकि आप घटना से नहीं संबंधित हैं, योजना निर्माण नहीं है। आप उत्तरदाता से पूछेंगे, अनुसंधानकर्ता से संपर्क करेंगे और उत्तरों की समीक्षा करेंगे, ठीक है, ये वाला होगा। प्रश्नावली निर्माण, ये प्रश्नावली भेज करके ये प्रश्नावली विधि का है, क्षेत्र अवलोकन का नहीं है ये। तो क्षेत्र अवलोकन में आप जब जाएंगे तो वहाँ के रहने वाले लोगों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी एकत्र करेंगे। तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है सामाजिक समस्याओं में, राजनीतिक समस्याओं में, आर्थिक समस्याओं में, या इन सभी में, ठीक है। तो अब इसे कोई भी जो है ना समझ भी व्यक्ति क्या करते हैं, आसानी से बता देगा कि इन सब में किया जाता है। एक अच्छी प्रणाली का गुण है क्या, उत्तरों का विशाल आकार। अच्छी प्रणाली उत्तरों के विशाल आकार से क्या होती है, नहीं बनती है, गलत है। सीमित आकार होना चाहिए। जटिल प्रश्नों की अधिकता, बिल्कुल नहीं, सरल प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों की सरलता व स्पष्टता, बिल्कुल सही होगा। प्रश्नों की न्यूनता न्यून नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सीमित होना चाहिए। सीमित और न्यून में अंतर होता है। न्यून का मतलब 2 प्रश्न पूछ करके, 1 प्रश्न पूछ करके, 5 प्रश्न पूछ करके अनुसंधानकर्ता अनुसंधान नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो, यानी कि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो प्रश्नावली के लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है। उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता, उत्तरदाता नाराज हो जाता है, उत्तरदाता अनुसंधान को कोसता है, अनुसंधानकर्ता को कोसता है, ठीक है। तो इनमें जो उत्तर है वो हमारा क्या होना चाहिए, यदि जो है ना सही तरीके से हम देखें तो यदि लेट भेजा जाएगा तो लेट भी उत्तर तो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रश्नावली लौटाने में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। उत्तर नहीं भेजेगा ऐसा थोड़े, वो उसको डर थोड़े है, लेकिन जितना इधर से लेट भेजेगा उतना ही उधर से लेट उत्तर भेजेगा वो, ठीक है। नाराज होता है उसे थोड़े पता है, कोसता है ये भी नहीं पता। अब इसके बाद सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता, सहभागी अवलोकन है। अवलोकन सहभागी मैंने बताया कि अवलोकन 2 तरह का होता है मूलतः, सहभागी और असहभागी। सहभागी मतलब है वो जाकर के खुद उसका यानी भाग बन जाता है। जैसे आप जो है ना यानी कि कहीं पर किसी कोचिंग में जाते हैं तो बोलते हैं हमको क्या करना है, डेमो लेना है। तो अध्यापक का आप जो है ना यानी सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप जो है ना वहाँ क्लास में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सहभागी हो गया। आप क्लास में बैठेंगे बच्चों के साथ और आपको पता चलेगा कि हाँ बेनी की कैसा पढ़ाता है, तो खुद आप उसके हिस्सा बनते हैं। जब आप जो अनुसंधान कर रहे होते हैं जिस चीज़ का, खुद उसका हिस्सा बनते हैं, उसे बोलते हैं सहभागी अवलोकन। और जब आप उसका हिस्सा नहीं बनते, लोगों से पूछते हैं या दूर बैठ करके देखते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं असहभागी अवलोकन। तो समूह में जाता है और वहीं बस जाता है, समूह से दूर रहता है, बिल्कुल गलत है। समूह में अपने नौकर भेजता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है, ये भी गलत है। समूह में जाता है और वहीं बस जाता है का मतलब उसी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो सहभागी अवलोकन समझ में आ गया होगा। अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं केवल प्रश्न के रूप में, केवल कथन के रूप में, प्रश्न और कथन के रूप में, संभावना के रूप में, ठीक है। इसमें अनुसंधान के उद्देश्य, तो जो उद्देश्य लिखे जाते हैं ना प्रश्न के रूप में कोई जरूरी नहीं लिखे जाने, केवल नहीं आएगा। केवल तो जहां पर होगा वो बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रश्न और कथन के रूप में, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न और कथन के रूप में भी नहीं लिखे जाते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, संभावना के रूप में लिखे जाते हैं और उसी संभावना की जांच की जाती है, ठीक है। तो उसी संभावना की जांच की जाती है।
एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को, अब अनुसंधानकर्ता के गुण से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। देखिए, ये उद्देश्य से मेल खाने वाली, उसका कोई निर्धारण नहीं है कि मैंने कि मतलब कि ये उसकी मन मर्जी पर नहीं है, बिल्कुल ये चाहिए, ठीक है, कि उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करे। उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। तब तक विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करनी चाहिए जब तक कि प्रकल्पनाएं सही न पाई जाएं, और बड़ी मात्रा में आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। बड़ी मात्रा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये तीन यानी हमारे पास बचे हैं, इन तीन में से हम एक लेंगे। उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री, प्रयोजन नहीं है ना, हमारे पास प्रयोजन नहीं, हमारे पास उद्देश्य है। जब तक विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए जब तक कि प्रकल्पनाएं सही न पाई जाए। नहीं, प्रकल्पना को सिद्ध करना है, गलत भी हो सकती हो, तो ये हो जाएगा अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है उसके आप प्रयोजन की पूर्ति वाली आधार सामग्री एकत्र करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। हो सकता है कि वो उसके प्रयोजन को क्या करें, झुठला दें, अर्थात उसका जो यानी कि रिसर्च है वो गलत हो, तो उसके लिए क्या है, नकारात्मक जो है ना सामग्री भी एकत्र हो सकती है, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति वाली सामग्री सबसे सही है। इनमें से कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है? तो आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत, अब ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्रोत का मतलब है जहां से हम प्राथमिक जो क्या करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। निजी रिकॉर्ड, पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र, सरकारी रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा संरक्षित की गई सूचनाएं, रीति रिवाज, किस मौखिक प्रामाणिकता या उपरोक्त सभी, ठीक है। इनमें जो प्राथमिक सामग्री है वो बिल्कुल ये भी सब आते हैं, ये भी सब आते हैं, ये भी सब आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सभी। बाह्य आलोचना करने के लिए, यानी कि आधार सामग्री की सत्यता को निर्धारित करने के लिए एक शोधकर्ता को सत्यापित करना चाहिए। अब इसमें क्या सब सत्यापित करना चाहिए, कि लेखक के हस्ताक्षर तथा हाथ की लिखावट को, बिल्कुल, उस काल में प्रयोग किए गए कागज तथा स्याही का जिस युग में वह अध्ययन कर रहा है, बिल्कुल ये भी है। यानी कि अध्ययन सामग्री जो वो देख रहा है, ठीक है, कि ये इस काल की लिखी हुई है अर्थात नहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो वही है क्या, ठीक है, अध्ययन सामग्री। तो आधार अध्ययन सामग्री की सत्यता की जांच क्या करता है, वो लेखक के हस्ताक्षर, उसको कहीं से सैंपल लिया जाना चाहिए जिससे पता चले कि अज्ञे जी ने कैसे हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी कैसे हस्ताक्षर करते थे, ठीक है, गांधी जी के समय में कैसी क्या होती थी, ठीक है, स्याही से लिखा जाता था। अब उस समय का यानी कोई लेख लिख दे कि इस गांधी जी ने लिखा है और उसे जो है ना बाल पॉइंट पेन से लिख दे, तो मालूम पड़ेगा नहीं ना, उस समय तो स्याही से लिखा जाता था, कमल दवात से लिखा जाता था। उस काल की भाषा शैली का बिल्कुल सब सही है, तो इसमें क्या है, सभी का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है, एक क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब ये है कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी अध्ययन सामग्री से अपने लिए क्या करते हैं, यानी वो क्या बोलते हैं, अनुसंधान के लिए सामग्री एकत्र करते हैं, तो आपको उसकी सत्यता तो भी जांचना चाहिए कि उस जिस लेखक ने लिखा है इसको, क्या वो सही उसका लेखक था वही, या किसी और ने लिखा है, यह है उसका मतलब। एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाती है, कब खतरे में पड़ती है, लेखक जो की सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य और बेईमान हो, घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो, शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो, और उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके लिए देखिए बिल्कुल सही है कि यानी कि यदि पक्षपाती और अयोग्य हो तो भी क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता सही नहीं होगी, यानी रिसर्च हमारा सही नहीं निकलेगा। घटना घटित होने काफ़ी समय बाद ये सुरक्षित किया गया हो, बहुत से सैंपल नष्ट हो जाएंगे। शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की यानी कि योग्यता न रखता हो तो भी, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं अथवा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं,
जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, अब सबसे अंतिम चरण आ गया शोध रिपोर्ट का लेखन। वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषयानुसार तथा तिथि के अनुसार लिखना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अपने अध्ययन को की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। इसका मतलब है फिर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अंकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए यानी कि लेखन के लिए उसमें। इसके बाद शोधकर्ता कांग्रेस, ठीक है, आई, ये कांग्रेस आई नाम है, ठीक है, के भविष्य के विषय में अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, जब इंदिरा जी थी तो कांग्रेस आई नाम दिया जाता था। ठीक है, कई जो है ना कट गए थे, पार्टी यानी बट गई थी। जैसे कांग्रेस जो वो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रथम चयनित निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो इन्होंने यानी कांग्रेस टी यानी तिवारी कांग्रेस बना लिया था। तो इसी तरह से कांग्रेस आई, कांग्रेस यानी कि विभाजित हुआ था तो उसमें इंदिरा कांग्रेस का इसका नाम था। तो यानी कि कोई एक ले रहा है कि किसी उसकी, तो यहाँ पर कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित रहेगा? प्रश्नावली, शेड्यूल, साक्षात्कार या रेटिंग स्केल। तो इसके लिए अध्ययन के लिए किस चीज़ का यानी उसको ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इसमें ना तो शेड्यूल होगा, ना रेटिंग स्केल होगा, ना साक्षात्कार होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? प्रश्नावली होगी। प्रश्नावली बनाइए और उसके बाद क्या करिए, उत्तरदाताओं के पास चले जाइए और कांग्रेस आई के विषय में पूछिए। जो लोग उत्तर दें तो क्या हो जाएगा, वही अध्ययन का आधार हो जाएगा। प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची तैयार करके उत्तरदाता के पास, प्रश्नावली की बात कर रहा है, डाक द्वारा भेजी जाती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, अनुसंधानकर्ता के नौकर द्वारा भेजी जाती है, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं गलत है। अब इनमें दो हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली का मतलब ही होता है, ठीक है, क्या? डाक द्वारा भेजा जाना। और साक्षात्कार में होता है, ठीक है, खुद जाता है व्यक्ति। तो अब खुद जाता है तो ये साक्षात्कार हो जाएगा, डाक द्वारा भेजी जाएगी तो प्रश्नावली होगी। आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? ठीक है, ऐसे अनुसंधान को क्या कहते हैं? यानी पहले योजना बना ली जाती है, तब उसके बाद नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, असहभागी आंदोलन, अर्ध सहभागी अवलोकन। तो इसमें से वो क्या करता है, यानी कि उसने अपने पहले से अनुसंधान करने से पूरी योजना बना लिया, इसका मतलब है कि वो नियंत्रित हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, यानी कि आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधान करता अनुसंधान की पूरी योजनाएं बना लेता है, तो कौन सा हो गया? वो नियंत्रित अवलोकन हो गया। ठीक है, अभी ऊपर आया था तो मैंने बताया था। ओके, तो इसमें हमारे ये 56 प्रश्न थे। इसके और भी यानी कि लेकर के आएंगे, लेकिन तभी होगा जब आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहेगा। कारण ये चीज़ है कि वीडियो वगैरह बनाने में और यानी कि इनको तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों को जब तक यानी कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहता तो फिर उसके बाद आलस लगता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और आपके लिए यानी कि उपयोगी है अथवा नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। फॉर्म नहीं भरे हैं तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कोई आप लोगों को आशंकाएं हैं, कुछ बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।